नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। WHO के एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद क्या भारत में भी इसका खतरा बढ़ गया है? फिलहाल भारत में इसका कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन इसे लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। खासकर सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट से टेस्टिंग लैब्स तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एम पॉक्स है क्या और इसके खतरे क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे आप पहचान सकते हैं और साथ ही इससे बचने के उपाय क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात होगी, डिटेल में बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में मंकी पॉक्स ने दहशत फैला रखा है। इसके खतरे को देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। साथ ही इसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। फिलहाल तो सरकार एम पॉक्स को लेकर एक्शन मोड में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग के साथ सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से टेस्टिंग लैब्स तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। खुद पीएम मोदी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने साफ किया है कि देश में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके खतरे की बात करें तो जनवरी 2023 से लेकर अब तक करीब 27,000 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 1100 लोगों की एमपॉक्स के चलते जान जा चुकी है। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कोंगो से हुई है। इसके बाद ये पड़ोसी देशों में इसके संक्रमण के फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। अफ्रीका के 10 देश इसकी चपेट में हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते भारत बेहद अलर्ट मोड में है। इस बार एम पॉक्स का वेरिएंट क्लेड IB लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। पिछले साल भारत में इसके 27 मामले मिले थे और एक व्यक्ति की इससे मौत हुई थी। आखिर कौन सी बला है ये एम पॉक्स, इसे भी समझते हैं। दरअसल ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। इंसानों से इंसान में इसके संक्रमण के होने की आशंका ज्यादा होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर फफोले जैसे लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये आमतौर पर चेचक के दौरान निकलने वाले लाल चकत्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन एमपॉक्स के चकत्ते बड़े होते हैं और इनमें पानी भर जाता है। तेज खुजली के साथ इसमें जलन होती है। गर्दन के ऊपर के हिस्से और पैरों पर इसका संक्रमण ज्यादा देखने को मिलता है। स्थिति बिगड़ने पर तेज बुखार और सिरदर्द के साथ मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। एमपॉक्स की चपेट में आने वालों में मौत का खतरा बहुत कम होता है, इसीलिए ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, उनके इस्तेमाल किए गए कपड़ों में जैसे बिस्तर और तौलिए से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति में 4 से 5 दिन में लक्षण दिखने लगते हैं। इसके संक्रमण का असर 14 से 21 दिन तक रहता है। इसके बाद अगर स्थिति नहीं बिगड़ी तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए मरीज को वायरल संबंधी दवाएं दी जाती है। फिलहाल तो इसके लिए कोई प्रमाणिक वैक्सीन बाजार में नहीं है, लेकिन इम्वाम्यून या इम्वानेक्स नाम से एक दवा है जिसे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एमपॉक्स के इलाज के लिए मंजूरी दे रखी है। फिलहाल तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और सतर्कता ही इस एमपॉक्स के खतरे से दूर रखने का एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब, जो कि पूर्व हेड हैं एपिडेमोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ ICMR के। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के, और साथ ही डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। गंगा खेडकर जी, आपने इस तरह की जो खबरें आती हैं उसके ऊपर आपने बहुत डिटेल रिसर्च किया है। आप जरा बताइए कि अभी हालांकि भारत में कोई मामले नहीं है इसके एमपॉक्स के, लेकिन भारत के लिए क्या वाकई अलर्ट पर आने का वक्त आ गया है, या आपको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए अभी? एक तो सबसे बड़ी बात तो पैनिक तो नहीं करना है, ये पहली बार भी बोलूंगा, आखिरी बार भी बोलूंगा। मैं उसके कारण बताता हूँ।
आप अगर ऐसे देखें तो ये 1958 में ये बीमारी पहले समझ में आई, ये विषाणु भी समझा था। और आज तक अगर हमने देखा तो तकरीबन 1 लाख लोगों को सारे दुनिया में ये बीमारी लग गई अभी तक भी। पहली जो बीमारी थी उसमें दो अलग अलग किस्म के क्लेड्स होते हैं, एक क्लेड 1 होता है, एक क्लेड 2 होता है। अब क्लेड 1 वो भी पुराना जो वायरस था उसको क्लेड 1A करके बोलते थे। अब ये क्लेड 1A, क्लेड 2A और बी, ये तीनों किस्म के जो विषाणु हैं ये फैल रहे थे पुराने समय। लेकिन ये विषाणु भी खुद के अंदर बदलाव लाने के मोड में आ गया और उसने वो तेजी से अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाया और उसकी वजह से एक नया विषाणु अभी पैदा हुआ है जिसको क्लेड 1B करके बोलते हैं, जो स्वीडन में भी गया, जो शायद ये कॉन्गो रिपब्लिक के जो बाहर अभी जो संख्या बढ़ रही है उसमें उनको दिखा है। अभी तक सिर्फ 100 लोगों को ये बीमारी 1B वाली दिखी है। ये 1B और बाकी इसमें क्या फर्क है? 3 किस्म के फर्क है। सबसे बड़ी बात, इसका ट्रांसमिशन अच्छे ढंग से हो सकता है जो 1B जो होता है उसका, बाकी के क्लेड्स के हिसाब से। दूसरी बात ये होती है कि ये ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरे को लगने का जो चांस होता है ये सिर्फ उसके सीक्रेशंस या उसके शरीर के ऊपर जो भी स्किन के लीजन्स है उसको हाथ लगाने से ही होता है, ऐसे नहीं है। उसमें ये देखा गया कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी शरीर संबंधों की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो रहा है 1B। तो ये थोड़ा सा डर बढ़ गया। और दूसरी बात, ये जो 1B है उसमें डेथ का रेट जो है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा है बाकी के जो क्लेड्स की वजह से हो रहा था, तो उससे हम डर रहे हैं। लेकिन सच्ची सच्चाई क्या है? ये अर्ली अबंडेंट प्रिकॉशन है। ये अपने देश में आएगा क्या? जो सरकार ने पर्याप्त कदम लिए हैं उसमें शायद ये आने का चांस कम होगा, क्योंकि 1B की एक खासियत है बाकी क्लेड्स के हिसाब से कि 1B के जो लक्षण दिखते हैं, चमड़ी के ऊपर जो स्किन लीजन आते हैं वो सारे स्किन पे आते हैं। पुराने जो बाकी के जो क्लेड्स थे वो क्लेड्स में लीजन उसके लिंग जो होता है यानी जेनाइटल ऑर्गन्स और मुंह के ऊपर आने का एक चांस रहा करता था। लेकिन ये सारे तरफ आने का जब चांस है तो जो एयरपोर्ट पे हम जो लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें ये पकड़े जाएंगे कि जिस किसी को लीजन है उसको 3 हफ्ते के लिए हमने आइसोलेट करना है। और सबसे बड़ी बात, इसका ट्रांसमिशन उतना एफिशिएंट नहीं है, वो रेस्पिरेटरी मोड नहीं है जो कोविड में हमने देखा था। तो हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है, सरकार ने सही कदम लिए हैं। शायद ये इतने तेजी से अपने देश में बढ़ेगा नहीं, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको एक याद रखना है, शरीर संबंध से अगर वो फैलता है, एक बार अगर वो अपने देश में आ गया तो वो बीमारी बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। सर ये आपने डिटेल में बता दिया, लेकिन अब संजय जी आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, सरकार ने अभी तक के हिसाब से जो कदम उठाए हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, स्क्रीनिंग वहां पर शुरू कर दी गई है जो भी विदेश से आ रहे हैं, है ना, टेस्टिंग लैब्स को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं और खुद पीएम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये पर्याप्त मेजर्स हैं इसको, या कुछ उसको और डीप में जाकर करना चाहिए इसको रोक, ताकि हमारे यहाँ ना आ पाए ये मामला? देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि 2022 में भी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न मंकी पॉक्स को, और आपके चैनल पर बैठ के मैंने कहा था कि 1-2 महीने सभी लोग हल्ला करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि डिजीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। 1970 में पहली बार ह्यूमन में डिटेक्ट हुआ, 1958 से तो 50 साल से ज़्यादा से इस बीमारी के बारे में पता है। अगर इसमें पैंडेमिक पोटेंशियल होता तो कई पैंडेमिक हो चुके होते, और उसके रीजन है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ अभी डॉक्टर गंगा खेडकर ने जो कहा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विजिलेंट रहना, सर्विलेंस करना अच्छी बात है, सारी डिजीज के लिए करना चाहिए और करते रहेंगे।
2022 में भी कुछ केसेस आए थे और डिटेक्ट होंगे, कई बार जो है एसिम्प्टोमेटिक चले जाएंगे। तो अगर कोई डिजीज ऐसे फैलती है तो उसको रोक पाना बहुत ही असंभव होता है अगर बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है, कंटेजियस अगर बहुत ज्यादा है, जैसे कोविड में हुआ। लॉकडाउन सब कुछ लगाने के बाद कंप्लीटली जो है इवन कर्फ्यू से भी ज्यादा हमने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन कर दिया, फिर भी वो फैलता गया, उसको रोक नहीं पाए। जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था 20-30 केसेस पर डे आ रहे थे 25 मार्च 2020 को, और वह 1 लाख केसेस पर डे पहुंच गए सितंबर 2020 में। तो उसको हम रोक नहीं पाते हैं चाहे कितने भी ये कर लें, इस टाइप की डिजीज। और ऑलमोस्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, इन्फेक्टिविटी बहुत ही कम है उससे, अगर कोविड से कंपेयर करें। बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में जितने केसेस होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में जब 2022 में हुए उनके जब केसेस को देखे गए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है दूसरी कंट्री में गए तो इंपोर्टेड केसेस थे। मतलब अफ्रीकन कंट्री में तो शुरू से है, जब 1970 में, सॉरी नॉट 2070, क्षमा करें, 1970 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, वो भी एक बच्चे में वहीं से डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका से। सो कांगो में, ये रिपब्लिक इसमें, डीआरसी में, सो इनमें केसेस होते रहते हैं, हर साल केसेस होते रहते हैं। WHO ने डिक्लेयर किया हुआ है, क्यों किया हुआ है अभी तक कम से कम एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट मेरे समझ में नहीं आता कि अचानक जो है या जो है डिक्लेयर करने की क्या ऐसी केसेस कहाँ बढ़े हैं, पूरी दुनिया में बढ़ने लगे उन कंट्रीज में। कि आप ये कह रहे हैं कि WHO को, संजय सर आप ये कह रहे हैं कि WHO को अभी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, राइट? मुझे भाई इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कि पूरी दुनिया में फैलने का खतरा है, इतना बड़ा खतरा है, तो 22 में भी किया था हमने। ऐसा क्या कर लिया 22 में कि उसको रोक दिया, या पिछले 50 साल से हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि इस डिजीज को बढ़ने नहीं दे रहे हैं? तो देखिए इसके कई रीजन है। ऑलरेडी इम्यूनिटी है, जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगता था वो ऑलरेडी है। 2019 में वैक्सीन डेवलप हुआ इसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए अलग से वैक्सीन डेवलप हुआ है। तो कई बार जो है कॉमर्शियल, मैं तो इसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी देखता हूं, जो कोविड में हुआ। तो क्या कहीं कॉमर्शियल इंटरेस्ट इसमें तो नहीं है? देखिए सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना अच्छी बात है, हम अपनी कंट्री में न जाने दें ये अच्छी बात है, बट इमरजेंसी टाइप का कोई पैनिक होने की सिचुएशन कहीं से नजर नहीं आती। मैं अगली 1 महीने बाद आप मुझे फिर बुलाइएगा और मुझसे सर ये कमर्शियल इंटरेस्ट वाली जो बात आपने संजय जी की है, ये जो आपने कमर्शियल इंटरेस्ट वाली बात की है, ये आप कहां पर हिंट कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि WHO ने जो बहुत ही सीवियर इसको बताया है उसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है? 2022 में किया, क्योंकि इसकी वैक्सीन 2019 में ही पहली बार डेवलप हुई जिसको FDA ने अप्रूव किया, ठीक है। उसके पहले इसकी वैक्सीन नहीं थी, इसकी जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वह भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन देती है। नहीं आपकी बात ठीक है सर, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप WHO की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से इस तरह के अलार्मिंग सिचुएशन बताए गए? मैं एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है हर चीज पे शक कर सकता हूं, बिल्कुल। अभी जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं और इसकी संभावना हो सकती है, उसको भी रखा जा सकता है, बिल्कुल कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपने 2 टूक शब्दों में ये बात कही कि उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है जितना कि बताया गया है, ठीक है। अब लेकिन गौतम भंसाली जी आप जरा बताइए सर, हालांकि हमने अपने रिपोर्ट में ये बात बताई है कि मैं चाहता हूं कि एक डॉक्टर की तरफ से ये बात सामने आए। आप बताइए कि अगर एक आम आदमी को पहचानना हो, इसके लक्षण के बारे में जानना हो, तो क्या क्या लक्षण है इसके, ये जरा बताइए। जी मृत्युंजय, पहली बात तो मैं आपके जी बिजनेस का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमेशा आप इस तरह की कोई भी डिजीज होती है तो सबसे पहले आते हैं और उसके बारे में जनता को सतर्क करते हैं। बिल्कुल सर। मंकी पॉक्स वायरस जो है, ये मंकी पॉक्स की फैमिली जो है उस फैमिली का वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का वायरस है। ये कहीं भी सड़क पे बंदर वगैरह दिख जाए, मंकी दिख जाए, वो वायरस नहीं है या उसकी वजह से नहीं है। मंकी पॉक्स इसका नाम रखने का कारण था कि जब इसके ऊपर रिसर्च की गई थी तो जो कॉलोनी ऑफ मंकीज थे जिनके ऊपर रिसर्च चल रही थी उनके अंदर मिला था, इसलिए मंकी वायरस रखा गया, वरना मंकी की वजह से नहीं फैलता या मंकी से नहीं फैलता है।
तो एक बात तो मैं वो सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा, इसमें जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं, सबसे बड़े सिम्टम जो नॉर्मल वायरल फीवर में होते हैं वो इसी तरह से इसमें भी होते हैं। सर्दी, बुखार, तेज बुखार आना, शिवरिंग होकर के आना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है, स्किन पे रैशेज आने लगते हैं। अलग अलग फेजेज में रैसेस होते हैं, मैक्यूलर, पैक्यूलर, वेसिकल्स, इस तरह से स्किन पे रैसेज आने लगता है और पूरी बॉडी पे इचिंग काफ़ी होने लगती है। सो मंकी पॉक्स वायरस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, आपको अगर आज एक्सपोज हुआ तो हो सकता है कि वो सिम्टम आपको 15 से 20 दिन में भी आए। 4 दिन से लेकर के 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये कई बार 3-4 हफ्ते तक इसके ये सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन इस तरह की बीमारी से डरने की, घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। क्यों नहीं होने की बात है, इसका सबसे बड़ा कारण है, या इसको कोविड से रिलेट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड जो है वो एयरबॉर्न डिजीज था, हवा में फैल रहा था, एक दूसरे से फैलता जा रहा था। ये एयरबॉर्न डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे को अगर स्किन पर रैशेस है तो बहुत ही क्लोज अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये बीमारी फैलती है, या सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी इससे पीड़ित है उससे फैल सकता है। एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। कोविड जिस तरह से एयरबॉर्न था वैसा ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल पैनिक होने की, परेशान होने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस, स्मॉल पॉक्स वायरस का जो वैक्सीन है 85% इसके लिए भी इफेक्टिव है, इसलिए बिल्कुल परेशान या रिलैक्स घबराने की जरूरत इसके लिए, या बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है बिकॉज उसका कारण था कि 2022 में काफ़ी केसेस आए थे, 27,000 के ऊपर केसेस आए थे। हमारी कंट्री में तो हार्डली 27 केस आए थे और एक की डेथ हुई थी। कॉन्गो रिपब्लिक में, स्वीडन में, अफ्रीकन वेस्ट, स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका कंट्री में काफ़ी ज़्यादा केसेस थे और मोर देन 1100 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी उस वक्त हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह के केसेस नहीं है और मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि इस टाइप के केसेस हमारी कंट्री में आ सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सतर्कता रखी है, एयरपोर्ट पे इंक्वायरी रखी है। जो स्टूडेंट अगर अफ्रीकन कंट्रीज में गए हैं या अफ्रीकन स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में आए हैं स्टडी करने के लिए, तो उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह चालू कर दिया है। बिल्कुल। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात ये है हमारे दर्शकों के लिए कि हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं और तीनों आपको ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। कोविड से इसका कंपैरिजन भी ठीक नहीं है, तो इसका ट्रांसमिशन भी बहुत इजीली नहीं होता है, तो उस लिहाज से भी राहत की बात है। गंगा खेडकर जी, अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कुछ अलग वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि जिन लोगों ने स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ले ली है वही इसमें भी काम करेगा? ये बोलने के पहले मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ संजय साहब से। ना सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे पास पहला जो विषाणु हमारे देश में चला 22-23 में, वो 2B था, क्लेड 2B था। वो क्लेड 1B नहीं था। अभी तक हमारे यहाँ 1B आया नहीं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जब होता है तब वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ती है फैलने की। जो हमने देखा, सडनली उसने 100 ही केसेस हुए हैं अभी दुनिया में, लेकिन वो स्वीडन चले गया, वो और कहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी बात हमको लोगों को क्या बोलना है, लोग अगर उसको बिल्कुल भूल गए कि इससे कुछ नहीं होगा, ये स्किन के ऊपर जो लीजन आया इसका कोई मतलब नहीं है, वो डॉक्टर को ना बताएं, दूसरों को ना बताएं ना, उससे वो बीमारी फैलने का डर रहेगा। मैं लोगों को सिर्फ इतना ही एक बोलूंगा कि किसी के ऊपर भी स्किन का लीजन पानी भरे वैसा जैसे लगता है, जैसा बॉइल होता है, मुझे एग्जैक्ट हिंदी में डिस्क्राइब करने नहीं आ रहा है, तो अगर दिखे तो डॉक्टर को बताने से या उसको डर के न बताने का जो हिसाब होता है वो नहीं करता है। अब आपने एक बोला कि वैक्सीन, ना वैक्सीन है क्या, 2 अलग अलग किस्म के वैक्सीन अभी है। लेकिन इन वैक्सीन में इशू क्या होता है, वो वैक्सीन के 2 डोसेजेस लेने के बाद में तकरीबन 3 हफ्ते के बाद में वो इम्यूनिटी आती है। तो अभी वो प्रोटेक्शन कब आएगा? अगर मेरा एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है तो मुझे वैक्सीन अगर दिया तो वो अगर नेचुरली इन्फेक्शन खत्म हो रहा है उस टाइम पे मेरी इम्यूनिटी जागरूक होगी, या थोड़ा वायरल लोड जो होता है ये विषाणु का, ये कम करने में कामयाब होगा। ये दूसरे को बीमारी लगने देने से वो कम चांसेस बना सकता है।
अगर वो वैक्सीन दी तो। इसका दूसरा मायना क्या हुआ, ये दोनों जो वैक्सीन हैं हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको रिस्क ज्यादा है। लेकिन इसमें भी एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों वैक्सीन ना, ये देते वक्त हम अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट को, यानी जैसा कोई HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको अगर मैंने दे दी, तो ये लाइव वैक्सीन रहने से थोड़ा डर रहता है कि उसको उसकी वजह से ही बीमारी ना लगे। तो इसके ऊपर तो जांच चालू है, लेकिन सिर्फ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ऊपर अगर हमने सोचा कि उससे क्रॉस प्रोटेक्शन है, तो हमको एक याद रखना पड़ेगा, जिन लोगों की उम्र 45 से ऊपर है, क्योंकि हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने का बंद किया 1978-79 के समय। अब ये जो वैक्सीन देना बंद हुआ है, इसलिए प्रोटेक्शन जो 45 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं उनमें रहेगा, लेकिन जो जवान है उनको ये प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, हमको एक याद रखना है, राइट एक सर। दवा भी है हाँ ना, हाँ, वो भी हम हमारे बिल्कुल। देश में कभी कभी मैन्युफैक्चर होगा। ठीक बात है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। लेकिन संजय जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये तो अभी सरकार ने ये कहा है कि जो भी विदेश से आ रहे हैं उनके ऊपर क्या निगरानी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन जो विदेश जा रहे हैं और ख़ास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में जा रहे हैं किसी भी सिलसिले में, पढ़ाई या बिजनेस के सिलसिले में, उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए सर? देखिए, प्रिकॉशन वही रखना चाहिए कि फैलता कैसे है, ये अगर हम जान जाते हैं फैलता कैसे है, तो उन चीज के संपर्क में न जाए तो अपने आप नहीं होता। जैसा देखिए, मेन रूट जो ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन जब होता है, तो वह होता है क्लोज कांटेक्ट, वो सेक्सुअल कांटेक्ट में। और इसलिए जो है जो मेन हैविंग सेक्स विथ मेन, अगर 2022 का ये देखें तो मेजॉरिटी केसेस शुरू के जो है MSM में थे। आउटब्रेक जो हुआ था 2022 वाले आउटब्रेक की जब हम बात कर रहे हैं, इवन जो इंपोर्टेड केसेस थे वह भी जो है मेजॉरिटी उसमें थे, बाद में लोगों में गए, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट के साथ साथ अगर सेम बिस्तर शेयर कर रहे हैं तो वह हो सकता है। चांसेस हैं इससे ड्रॉपलेट से होने के, बट रेयर चांसेस हैं। दूसरा जो है, जो ज्यादातर ह्यूमन में जो केसेस डिटेक्ट होते हैं वह आप रोडेंट या इनसे जो है जानवरों के संपर्क में बहुत रहते हैं, खासकर बीमार जानवरों के। तो अगर ये सब आप जानते हैं तो आपको उनसे बचना पड़ेगा, स्पेशली जिन कंट्रीज में ये है आउटब्रेक अभी हुआ है। अगर वहां आप जा रहे हैं, इसका मतलब कि जानवरों में और ह्यूमन में भी वो फैल रहा है, तो आप उनके संपर्क में न, कहीं कोई भी बीमार जानवर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में न जाएं, बेटर होता है। ह्यूमन में सिम्टम्स जो है ये चूंकि इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स जो है ट्रंक पे मतलब शरीर पे कम रहते हैं, फेस पे, एक्सट्रीमिटीज पे मतलब हाथ पे, पैर में ज्यादा होते हैं। तो जब और वो बिल्कुल चकते से फफोले टाइप के पड़ते हैं जो तो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें, जानवरों के से बचें। आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे तो उनसे जो है आप अपना इजीली बचाव कर सकते हैं। जी हाँ। अब बंसाली जी, एक सवाल, चूंकि आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स में भी रह चुके हैं और कोविड के दौरान आपने ग्राउंड पे बड़ा काम किया है, तो दो सवाल छोटा छोटा और चाहता हूं मैं कि आप जवाब दें इसका। एक तो ये कि ये कितना फैटल है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि हमारे जो अस्पताल हैं वो इस तरह के आउटब्रेक के लिए कितने तैयार हैं? जी मृत्युंजय जी, इसका जो ये क्लेड IB जो 1B वेरिएंट बताया गया है, वो डेफिनेटली ईस्ट सेंट्रल जो अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्गो रिपब्लिक और वहाँ का है, उस जगह का है, और उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। और जो 2 जो है इसका क्लैड 2, उसमें मोर्टेलिटी वगैरह ज़्यादा नहीं, वो इन्फेक्टिव ज़्यादा होता है। बट अभी जो ये वायरस आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री में इसके आने की कोई चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सिचुएशंस वगैरह वेल कंट्रोल्ड है। एयरपोर्ट वगैरह पे निगरानी करना, टेस्टिंग लैब को भी अलर्ट कर दिया गया है, तो उस हिसाब से मेरे को उसके कोई चांसेस लगते नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, एक दूसरे से हवा में फैलने वाली नहीं है। अगर क्लोज कांटेक्ट आते हैं, स्किन टू स्किन टच करते हैं, स्किन पे जो फफोले है वो अगर वहाँ से मवाद या पस या स्किन का जो फ्लूइड है वो अगर टच में आता तो उससे होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए भी PCR लैब टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें, अभी तक हमारी कंट्री में एक भी केस आया नहीं है।
इनफैक्ट अगर केस आते भी हैं तो चूंकि इसके सिम्टम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो शरीर पे फफोले पड़ना, स्किन के ऊपर जो ये आते हैं, ईचिंग होती है और स्किन के ऊपर जो फफोले पड़ते हैं, ब्लिस्टर्स जिसे कहते हैं, वो बनते हैं, तो पेशेंट को इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। और आइसोलेशन की फैसिलिटी हमारी कंट्री में ऑलरेडी मौजूद है, स्पेशली सिटी लाइक मुंबई, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे भी सारा हमारा आइसोलेशन के वार्ड भी बने हुए हैं। और इस टाइप के पेशेंट्स को अगर हल्का सा भी लगता है मुझे स्किन पे फफोले वगैरह हो रहे हैं, ब्लिस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तुरंत बताना चाहिए, आइसोलेट किया जा सके ताकि उससे दूसरों में फैले नहीं। बाकी सारी चीज़ों की फैसिलिटी कोविड के टाइम में ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे तैयार हुआ है, तो इसके लिए हमें किसी तरह से डरने की, घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यस, सावधानी जरूर रखनी है, सतर्कता जरूर रखनी चाहिए। क्या बंसाली जी आपका, संजय जी आपका और गंगा खेडकर जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ये शो हमारा करने का एक्चुअली मकसद यही था ताकि लोगों में पैनिक ना हो। हकीकत क्या है तो कोविड से कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, इसीलिए राहत की बात यह है कि तीनों डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है, हाँ अलर्ट रहना है, और इसमें संक्रमण का उतना खतरा नहीं है जितना कि कोविड के दौरान था। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।